ओके, तो 0.1 फैराडे चार्ज पास किया गया, तो 0.1 इक्विवेलेंट सिल्वर है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर से कितना आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 108/1 ना। इसका इक्विवेलेंट मास EAG विल बी 108/1। तो 0.108/1 इंटू 0.1, मतलब 10.8 ग्राम AgNO3 बाहर जाएगा और 0.8 ग्राम ऑक्सीजन बाहर जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? दोनों ऐड कर दो। ओके, तो 10.8 ग्राम डिपोजिट हो गया, प्लस 0.8 ग्राम बाहर गया, तो ये 11.6 ग्राम मास लॉस हुआ। ये पूछा गया था ना कितना मास लॉस होगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट का आंसर आ गया। अब इसमें AgNO3 मान लो कि एक लिमिटेड अमाउंट में होता। इसमें ये क्वेश्चन में कर दूं, आगे थोड़ा रिफॉर्म करता हूँ। ये दिया रहता है कि 0.05 मोल AgNO3 था इसमें, तब क्या करते हैं? 108 ग्राम सॉल्यूशन जरूर है, 0.05 मोल AgNO3 था, तब आंसर क्या होगा? हाँ, मतलब AgNO3 जितना था उससे तुमने ज्यादा करंट पास किया था, AgNO3 से सिल्वर तो निकल जाएगा, सिर्फ O2 जाएगा। आंसर बताओ, फाइनल आंसर, तब मैं बताऊंगा। मुझे लगा समझ में आ रहा, फाइनल आंसर बताओ। 10.6 टू 10⁻⁶ तुम अगले का आंसर बता रहे हो, इसका आंसर बताओ। जो अभी बताया 0.05 मोल AgNO3 दे दे तो क्या करेंगे? मास लॉस 106.66 होगा, थोड़ा ज्यादा हो जा रहा मास लॉस। आंसर बताओ, फाइनल आंसर। 6.25 ग्राम का लॉस होगा। 6.25 तुम बोल रहे हो ना? ओके, नहीं, रॉन्ग हो रहा है। 5.8 का नहीं, ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए टाइम ले रहा हूँ। 0.36 नो। 5.4 भी नहीं होगा। मूविन 6.2। थोड़ा और सोचो मूविन, सही सोचा है, थोड़ा सा और। 7.7 नो वेदांत। 7.28 ऋषभ नो।
6.225. शिवम 7.26 है। शिवम का करेक्ट है। फिर भी थोड़ा सा रॉन्ग है शिवम, आई थिंक। ओके, देखो होगा क्या कि पहले सिल्वर था, सिल्वर, और यहाँ बाद में सिल्वर खत्म हो गया 0.05 इक्विवेलेंट निकल के, तो फिर हाइड्रोजन वहां से बाहर जाएगा 0.05 इक्विवेलेंट, और एक और तो ऑक्सीजन ही जा रहा है, ऑक्सीजन 0.1 इक्विवेलेंट निकलेगा, ये होगा ना। सिल्वर ओवर हो गया तो बाद में तो वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना। वाटर में हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से 0.1 जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 0.8 ग्राम, ये 0.05 इक्विवेलेंट 1 होता है ना, और ये इसका हाफ हो जाएगा। पहले कितना आया था 10.8, इसका हाफ 5.4, तो 5.4 और ये दोनों को ऐड किया था तो मोविन ने ये 6.2 लिखा था, और 0.05 ग्राम बाद में हाइड्रोजन भी तो गया, तो 6.2, तुमने 225 बोला, 6.25 आ जाएगा ना। हाइड्रोजन 0.05 ग्राम है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि वो सब्सटेंस ही खत्म हो गया, फिर हाइड्रोजन वाटर को निकालना। वो पूछेगा कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या आएगा, तो ये होगा 0.05 इंटू 11.2 लीटर। टोटल गैसेस पूछता है वॉल्यूम, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5.6 लीटर। ऐसे हाइड्रोजन गैस इतना और इसका इधर। नाइट्रेट आयन रिड्यूस नहीं होगा, यदि हाईली एसिडिक कंडीशन हो तो ही रिड्यूस होगा। कल देखा था ना हम लोगों ने, बहुत हाईली एसिडिक कंडीशन में तो हम लोग न्यूट्रल एजीएनओ3 की बात कर रहे हैं, मतलब एक्वस कंडीशन, नॉट एसिडिक। तो मतलब ऐसा अपने पर्पस के लिए मान के चलो कि कहीं भी रिड्यूस नहीं होगा, कहीं भी नाइट्रेट का कुछ नहीं होगा। हाँ, 0.05 ग्राम किसका था, 0.05 मोल एजीएनओ3 है। तो तुमने 0.1 फैराडे पास किया, मतलब 0.1 इक्विवेलेंट ही सबका जाएगा। तो 0.1 इक्विवेलेंट सिल्वर तो है ही नहीं कि बाहर जाए। तुमने 0.1 फैराडे पास किया तो 0.1 इक्विवेलेंट से ज्यादा एजीएनओ3 रहता तो काम होता। एजीएनओ3 तुम्हारा 0.1 से ग्रेटर है तो, बट वो तो 0.05 ही है। तो 0.05 इक्विवेलेंट सिल्वर चला गया, उसके बाद ओवर हो गया, मतलब 5.4 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया। उसके बाद कैटायन कौन सा बच गया, वाटर ना, वाटर से H2 बनेगा। अब रेस्ट 0.1 तुमने भेजा था, तो 0.05 तो सिल्वर में चला गया, रेस्ट 0.05 वाटर का रिडक्शन होगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में ना। हाँ, तो फिर हाइड्रोजन गैस 0.05 आएगा। तो 0.05 ग्राम हाइड्रोजन और सिल्वर आ गया 5.4। और ऑक्सीजन तो थ्रू आउट तुम्हारा एनोड पे ऑक्सीजन ही जा रहा था, वो कितना आएगा 0.1 फैराडे ही आएगा। 0.1 फैराडे मतलब 0.8 इंटू उसका इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम, 0.8 ग्राम। तो ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन एक एंड पे लगातार आते रहा, तो 0.1 इक्विवेलेंट आ गया, 0.8 इंटू 8 0.8 ग्राम, और ये बट गया 0.1 इसमें, 0.05 सिल्वर नाइट्रेट में, और 0.05 इधर चला गया। मतलब उससे डाउट आया तो इसको थोड़ा और रिफॉर्म कर लें। मान लो कि ये 0.03 रहता, तो होता कि 0.03 इधर चला जाता सिल्वर, 0.07 वाटर हाइड्रोजन गैस जाता, एंड 0.1 ऑक्सीजन जाता, ऐसे इक्विवेलेंट। यदि सिल्वर का 0.03 मोल दिया रहे
तो 0.03 ही सिल्वर जाएगा, रेस्ट 0.07 वाटर चला, हाइड्रोजन चला जाएगा, और ऑक्सीजन तो एक एंड पे वही जा रहा था, तो 0.1 ग्राम ऑक्सीजन जाएगा। हाइड्रोजन का मूविंग तुम्हारा बस मिस हुआ था, वही मैंने बोला थोड़ा के लिए मिस हो रहा तुम्हारा। हाइड्रोजन अभी क्लियर हुआ विपुल? 0.1 पास किया मैंने। हाँ 0.1 फैराडे पास किया, तो 0.1 फैराडे से 0.1 इक्विवेलेंट कैटायन का, 0.1 इक्विवेलेंट एनायन का आएगा। तो एनायन तो ऑलवेज ऑक्सीजन था, तो 0.1 इक्विवेलेंट एनायन आ गया, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन बाहर आ गया। या वॉल्यूम एट एसटीपी पूछे तो कितना पूछोगे, 0.1 इंटू 8, या फिर 0.1 इंटू इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताया था 5.6 लीटर। एनायन का काम तो एक ही बार में हो गया, बट कैटायन में क्या होगा कि 0.05 सिल्वर गया, रेस्ट 0.05 फैराडे चार्ज, और वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 बनाएगा। वहां H2 का H2 बनेगा ना, तो H प्लस का H2 बनते जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होते जाएगा। कितना 0.05 फैराडे से ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05 फैराडे इंटू दिस। वही मैंने बोला कि 0.03 मोल दिया रहे, 0.03 रहे AgNO3, तो 0.03 फैराडे से 0.03 इक्विवेलेंट ही सिल्वर डिपॉजिट होगा। रेस्ट चार्ज जो तुम पास करोगे कितना 0.1 माइनस 0.03, वो हाइड्रोजन गैस बनाने में चला जाएगा, क्योंकि सिल्वर तो गायब हो चुका, अब जो बचा वाटर है, तब H2 और O2 आएगा, तो 0.07 इक्विवेलेंट H2 का आ जाएगा। मतलब ये सिल्वर मान लो 0.02 इक्विवेलेंट रहता, तो सिल्वर आता 0.02, वाटर जाता 0.08, और 0.1 ऑक्सीजन जाता इक्विवेलेंट। सब ये दोनों मिलके 0.1 होना था, क्योंकि ऑक्सीजन 0.1 था। अभी क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट का आंसर 0.576, 1.07, 1.07। विपुल ऐश्वर्या एक आंसर 1.07, 108। वही सब कह रहा है क्या, तो वही होगा। कितना मास डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये थिकनेस है, एरिया है, एरिया इंटू थिकनेस, उससे मास आ जाएगा। और m इक्वल टू किसको प्लेट करना पड़ा, क्रोमियम ना, तो क्रोमियम का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इधर +6 था, इधर 0, n फैक्टर 6 है ना। हाँ, तो टोटल मास कितना चाहिए, 32 मीटर स्क्वायर था। डेंसिटी किसमें है, 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो सबको सेंटीमीटर क्यूब में ले लो। तो ये 32 इंटू सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू ये इसको भी सेंटीमीटर में कर दो, तो 0.025 सेंटीमीटर हो गया, तो ये सब सेंटीमीटर में हो गया, इंटू डेंसिटी कितना है वो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना मास डिपॉजिट करना है, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू EIT/F। इक्विवेलेंट मास क्रोमियम का कितना होगा, n फैक्टर 6 है ना, तो 52/6, एटॉमिक मास 52/6। I चाहिए, T गिवन है 60 बाई 96500। देख लो कोई यूनिट वगैरह कराउंड नहीं हुआ।
ओके, क्लियर है ना कि कुछ रॉन्ग हुआ वो बता दो। नहीं, ठीक है। आई एम्पियर में आएगा। ये सब ग्राम डेंसिटी का यूनिट देख लो, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सबको सेंटीमीटर क्यूब में लाना पड़ा है। तो ये मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एरिया इंटू थिकनेस। बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है इससे, इसको सॉल्व करके। ओके। हाँ। हाँ ठीक है, 10⁻⁴ में आएगा वो। 10.7 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। कम समय में करना है, 1 मिनट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो उतना एम्पियर चाहिए तुम्हें। ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है लेवल 2 का, अवस्थी का। अवस्थी के लेवल 2 के 2 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करना ही है, 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोलिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, उसे सही से करना। ओके, नेक्स्ट करते हैं अभी। देखो मैंने आगे का सॉल्यूशन, आगे का नोट्स भेजा है, उसे देखो। बुकलेट कर लिया था, बुकलेट में क्या डाउट आया वो बताओ। इलेक्ट्रो के इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में। BB5 का डाउट, तो BB5 तो कल पूरा सॉल्व कर दिया था ना। अच्छा, फिर भी डाउट है इसमें, कौन सा क्वेश्चन डाउट रह गया था? 7th। बताता हूँ। ओके, यूनिट 8 मिल गया। हाँ, बिगनर्स बॉक्स 4 भी आ गया, बिगनर्स बॉक्स 5, क्वेश्चन नंबर 7। The time required to deposit 1 millimole of aluminium, 1 millimole of aluminium by passage of 9.65 current through aqueous solution of aluminium ion is what? तो तुम्हें m इक्वल टू EIT/F करना है। तो मास कितना हो गया? 1 मिलीमोल एल्यूमिनियम, 10⁻³ मोल एल्यूमिनियम, तो 10⁻³ इंटू 27। एल्यूमिनियम का एक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास 27 ना। तो 1 मिलीमोल मतलब 27 इंटू 10⁻³ ग्राम एल्यूमिनियम इक्वल टू EIT/F। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? एक्वस कंडीशन में Al3+ आयन है, डिपोजिट हुआ था, एल्यूमिनियम बन गया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हो गया? 3 का ना। तो 27/3 9 हो जाएगा। 9 इंटू आई का वैल्यू 9.65 इंटू टी चाहिए बाई 96500। 1 मिलीमोल 9.6 एम्पियर करंट। ओके, आंसर नहीं आ रहा क्या? वन मिलीमोल एल्यूमिनियम
मतलब 10⁻³ मोल Al, मतलब 27 इंटू 10⁻³ ग्राम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है और m इक्वल टू EIT/F। मास हो गया 27 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसका 27/3। एल्यूमिनियम का चाहिए था इक्विवेलेंट मास। करंट 9.65 था। टाइम चाहिए सेकंड में आएगा वो, और ये 96500। तो टी जो भी आ गया समथिंग सेकंड, यही आंसर तो है। थर्टी सेकंड आंसर 30 दिया है। ओके, और तुम्हारा आंसर 30,000 आ रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है तुम्हारा। गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये मेजर पार्ट था। आज उसका एक और साइड वाला पार्ट है, फार्मूला बेस्ड एक पार्ट है कंडक्टिविटी का, वो करना है। तो यही दो मेन है जिससे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। गैल्वेनिक सेल जो पढ़ा वो सबसे टफ पार्ट, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा इजी है, और लास्ट वाला तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है जो अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो और कोई डाउट था? अच्छा, 30 सेकंड ही आता है, तुम्हें कैलकुलेशन में रॉन्ग कर रहे हो फिर। सबका आंसर 30 सेकंड आ रहा है, देख लो। ओके, एक्सरसाइज में कोई डाउट था जिसका सॉल्व किया था इलेक्ट्रोलिसिस? जो मैंने सॉल्व बुक भेजा था वो भी बहुत अच्छा है, उससे कर लेना, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का अच्छे सम्स है। आई थिंक नहीं है, तो आगे स्टार्ट करें अभी। किसी का कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट। ओके, अमितेश अवस्थी के डाउट्स हैं, वो तो इंडिविजुअल डाउट में चला जाएगा। बुकलेट में से कुछ नहीं है ना? 5-6 लोगों ने अवस्थी कर लिया, मुझे लगा वेदांत ने कर लिया, ऐश्वर्या ने किया, अमितेश, आई थिंक कौशल ने भी। श्रेया ने भी कर लिया था। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ये, हाँ, नोट्स पे जाओ। नोट्स पे देखो, पहला कंसेप्ट है, कुछ साइड कंसेप्ट है सब, वो देखते जाओ। थियरी है कोरोजन। देख लो, मैंने पीडीएफ भेजा है, एक बार स्टार्ट करो। पीडीएफ अभी ग्रुप पे भेजा। ओके, तो पहले में है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन तो तुम्हें मालूम है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो गिवन है।
कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Fe2O3 डॉट X2 ऐसे आ रहा है ना? हाँ, तो होता क्या इसमें, जो आयरन हो गया, रिएक्शन क्या क्या होगा? आयरन का बार तुमने लिया था, आयरन तो ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? Fe2 प्लस में गया, और ऑक्सीजन Fe2 प्लस से इसको किस में ले जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? +3 ना? तो आयरन पहले Fe2 प्लस में गया एक्वस कंडीशन में, राइट? तो दो इक्वेशन लिख दिया, Fe से Fe2 प्लस, +4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 करके दे दिया गया, तो इसका E का वैल्यू फिक्स है, E0 होता है 0.44 वोल्ट। और दूसरा, जब रिडक्शन होगा तो कौन सा रिड्यूस होगा? आयरन को ऑक्सीडाइज किसने किया? ऑक्सीजन ने ना, तो ऑक्सीजन खुद रिड्यूस होगा। O2 किस में जाएगा? H2O में। तो रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 4H प्लस O2 +4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2H2O, और ये इसका OP 1.23 वोल्ट है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? 2Fe प्लस 4H प्लस O2 गिव्स आउट 2Fe2 प्लस 2H2O। इसका E0 सेल कितना आ जाएगा? 1.67 वोल्ट। ओपी में थोड़ा रॉन्ग हो गया है, आई थिंक ये आरपी होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी है ये पार्ट। रिड्यूस हो गया, O2 -2 में चला गया, तो वो 1.23 है। फिर दोनों का ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। कितना आ गया? ये दोनों का ऐड करके 1.67। याद तो कुछ भी नहीं करना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कैसे हो जाता है तुम्हारा? अब ये 2Fe प्लस था, ऑक्सीजन आएगा, वाटर से रिएक्ट किया, क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस ये H+ बाहर आ जाएगा, ये रहेगा ना? हाँ, तो जब मॉइस्चर मिले और ऑक्सीजन मिले, मतलब आयरन केवल ऑक्सीजन हो गया तो रस्टिंग नहीं है, साथ में मॉइस्चर भी चाहिए, तब हो जाता है। तो बस वो समझ लेना कि रस्टिंग कहलाता क्या है। आयरन का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओवरऑल रिएक्शन यही था ना, Fe2 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe3 प्लस में चला गया, पहले Fe Fe2 प्लस में गया, ऑक्सीजन ने उसे उधर कन्वर्ट किया, फिर Fe3 प्लस में ले गया। तो इसका रस्टिंग का कंसेप्ट ही है। रस्ट को कैसे प्रिवेंट करते हो, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, तुम लोग को भी मालूम है कैसे करेंगे? पेंट कर देंगे। पेंट कर दोगे तो क्या होगा? बाई कवरिंग सरफेस ऑफ मेटल बाई पेंट, यही है ना? मेटल सरफेस को कवर कर दो पेंट से, और एनी अदर केमिकल वो भी चलेगा, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, मतलब उसके ऊपर कोटिंग कर दो अदर सब्सटेंस का, तो वो तुम्हारा आयरन आयरन तो एक्सपोज हुआ नहीं, तो वो रस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, या सेक्रीफाइसल इलेक्ट्रोड दे दो जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे और उसको बचा देते हो, कौन सा होगा? MgZn ये सब दे दो, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, Mg को ऑक्सीडाइज करेगा, Zn को ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसा। तो रस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। रस्ट में क्या होता है? बस उतना काफी रहे कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर आएगा तो रस्टिंग होता है। ओके, बैटरीज में देखो, हाँ वही है, उसके ऊपर कोई सरफेस डाल दो, Zn डाल दोगे, वही गैल्वेनाइजेशन पे आ गया। तो ये सब पढ़ सकते हो, ये सब आने वाला नहीं है आईआईटी में। जो आने वाला है वो सब क्वेश्चंस तुम देख चुके हो, ये सब थियरी है, बस जल्दी जल्दी निकल जाओ इस पे। बैटरी क्या होता है? गैल्वेनिक सेल है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, बिना सॉल्ट ब्रिज वाला। यूज टू सप्लाई डायरेक्ट करंट, यही ना? कौन कौन सा बैटरी हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी बैटरी कौन सा लिखा हुआ है? नॉन रिचार्जेबल, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार ओवर तो ओवर, फिनिश हो जाता वो। एग्जाम्पल ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? वो रिचार्जेबल होता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल। तो ड्राई सेल जो हम लोग यूज करते हो रिमोट वगैरह में, तो वो क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल होता है। उसका देखो एक का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऐसे वो कई तरह का देखना पड़ सकता है तुम्हें, बट एक मालूम है तो काफी है, ये सब वोल्ट्स लेवल पे ही जाएगा। ड्राई सेल कितना सप्लाई करता है? 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, नोट्स में देख लो। उसमें कैथोड क्या है? कार्बन है, वो पॉजिटिव एंड हो गया। जिंक क्या हो गया? निगेटिव एंड हो गया। बीच में पेस्ट डाल दिया गया, किसका? MnO2, NH4Cl एंड कार्बन, यही सब है ना। हाँ, MnO2, NH4Cl, कार्बन। तो ये सब सबसे लास्ट में याद करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी इस चैप्टर का ही है वो। बट इसमें एक आता है तुम्हें लेड स्टोरेज बैटरी, उससे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो कभी कभी पूछते रहता है। ये सब कभी नहीं पूछेगा, बट ये सब तुमने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। जिंक होगा, बीच में MnO2, NH4Cl और कार्बन होगा, तो क्या हो जाएगा? Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो स्लोली वो कोरोड हो सकता है, इसको चार्ज नहीं कर सकते हम लोग। वो धीरे धीरे देखोगे, पहले बहुत पुरानी बैटरी आती थी, वो बाद में बिल्कुल मेल्टेड हो जाती थी, जिंक पूरा डिजोल्व होकर Zn2 प्लस चला जाता था। तो रिडक्शन किसका हुआ? कार्बन तो बस इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, तो रिडक्शन किसका हो गया? जो पेस्ट दिया हुआ है MnO2 का, उसका। MnO2 क्या है? +4 से +3 में गया, यही है ना। तो Mn का रिडक्शन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो लगातार फिर वो तुम्हें करंट मिलते रहेगा ना, Zn से इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो पॉजिटिव निगेटिव वही बैटरी में दो टर्मिनल होता है तुम्हें, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया रहता है उसमें। जैसे रिमोट में जब तुम सेल डाल रहे हो तो देखो सबसे ऊपर पॉजिटिव है, बाकी जो से हो गया उसको निगेटिव दिखाएगा, तो उसको तो कवर कर दिया जाता है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट एक निगेटिव करंट के लिए रह जाता है। तो पतला वाला पार्ट पॉजिटिव करंट के पॉजिटिव हो जाता है, नीचे वाला निगेटिव, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन रहता है ना। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? मर्क्यूरी सेल। इसका सप्लाई कितना है? 1.35। ड्राई सेल का कितना था? 1.5। इसमें क्या क्या लिया गया? एनोड कौन सा ले लिया? जिंक अमलगम, मतलब ZnHg। तो ऑक्सीडेशन तो जिंक का ही होगा, Zn से Zn2 प्लस बनेगा। कैथोड कौन सा हो गया? HgON कार्बन। तो रिडक्शन किसका हो गया? HgO +2 से 0 जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? दोनों केस में जिंक का ही ऑक्सीडेशन था, ड्राई सेल हो या मर्क्यूरी सेल हो। रिडक्शन किसका होगा? ड्राई सेल में MnO2 का +4 से +3, और इधर Hg का +2 से 0। ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में देखो ये 12 वोल्ट तक देगा, इसमें 6 सेल इन द सीरीज डाल देते हैं हम लोग। इसका एक एक सेल 2 वोल्ट देता है, और ऐसा 6 ले लोगे तो टोटल 12 वोल्ट मिल जाता है तुम्हें। तो उसमें लेड का ग्रेड है, और एक जगह पीबी लिया है, एक जगह PbO2 लिया हुआ है। ये दोनों रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले नहीं आएंगे, बट ये लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन आता है, ये सही से याद करना। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे दिया हुआ। आता है तो रॉन्ग करते ही है, तो इसको याद करना पड़ेगा। एनोड पे देखो क्या हुआ, H2SO4 तो सॉल्यूशन में दिया रहता है। पीबी का क्या होगा? PB2 प्लस में गया, लेड ऑक्सीडाइज होगा, पीबी ऑक्सीडाइज होके PB2 प्लस में गया, बट वहां पे H2SO4 तो था ही था, तो पीबी H2SO4 से रिएक्ट कर गया, PB2 प्लस बना था, लेड सल्फेट बन गया। लेड सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो PbSO4 बन जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड में क्या है? PbO2 दिया था, फिगर में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लेड है, राइट हैंड साइड में PbO2 है, तो PbO2 +4 से +2 जाएगा, तो दोनों जाएंगे +2 ही, बट लेड ऑक्सीडाइज हो गया पीबी से PbSO4, और ये PbO2 से रिड्यूस होकर PbSO4। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दो, पीबी सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड,
गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ PbSO4। तो H2SO4 का कितना मोल कंज्यूम हुआ? 2 मोल कंज्यूम हुआ ना। और वाटर 2 मोल। तो यही जो नेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीबी से PbSO4 का, पीबी PbSO4 बन गया, PbO2 भी PbSO4 बन गया, दोनों के लिए 2 मोल सल्फेट चाहिए। तो 2 मोल H2SO4 हो गया और 2 मोल वाटर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, 2 मोल H2SO4 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसमें मोल कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे तुम्हें x ग्राम H2SO4 हो गया तो कितना ग्राम वाटर आएगा, तो ये तो मोल कंसेप्ट से बता दोगे ना। 2 मोल H2SO4 है तो 2 मोल वाटर भी है, याद हो जाना चाहिए। तो जितना ग्राम H2SO4 देगा उतना ही मोल H2SO4 का होगा, उतना ही मोल वाटर का आएगा, उससे वाटर का मास आ जाएगा। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, n फैक्टर H2SO4 का देखो कितना है। H2SO4 का n फैक्टर अभी तक 2 लेते होगे तुम, बट दोनों केस में H2SO4 का एनोड पे H2SO4 का n फैक्टर, एनोड में Pb प्लस H2SO4, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया और H2SO4 का 1 मोल इन्वॉल्व है। एन फैक्टर कितना होगा, 98/2 ना। हाँ, तो 98/2 मतलब 49। और कैथोड में भी क्या हो गया, 1 मोल H2SO4 इन्वॉल्व हो रहा है और इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल H2SO4, तो 49 आया ऐसा। बट ओवरऑल रिएक्शन का पूछा जाए तो क्या होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए और 2 मोल H2SO4 हुआ। तो ये था ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल H2SO4, तो 1 मोल के लिए 1 मोल H2SO4, तो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, 98 आ जाएगा ना, मतलब n फैक्टर 1 ही आएगा ना। हाँ, तो इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ H2SO4 वहां पे 1 आ जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन का पूछा जाए तो यही इसी में कंफ्यूजन आता है। जब सेल रिएक्शन ओवरऑल का पूछा जाए तो आ जाएगा तुम्हारा n फैक्टर कितना आ गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल H2SO4, तो 1 मोल के लिए 1 कितना आ जाएगा, 1 मोल ही मतलब 98 ग्राम ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 ओवरऑल सेल रिएक्शन का 98, बट अलग अलग पूछा जाए एनोड और कैथोड का तो 49 होगा, 98/2 98/2। अब इसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज होता है, वो भी पूछता है कि कितना मास डिक्रीज होगा। जितना मास H2 जितना ही, मान लो तुमने पास कर दिया 0.1 फैराडे, तो 0.1 फैराडे से क्या होगा, कितना मास लॉस हो गया, H2SO4 का ही लॉस होगा ना। H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया, PbSO4 बन के चला गया। तो 0.1 इक्विवेलेंट H2SO4 कैथोडिक में और 0.1 इक्विवेलेंट एनोडिक में भी लॉस होगा। हाँ, तो 98 ग्राम, राइट। 0.1 बोला है तो 9.8 या 1 फैराडे मान लो, और इजी रहेगा। 1 फैराडे मतलब 1 मोल पास किया गया, 1 मोल पास किया गया तो कितना हो जाएगा, क्या एनोड में कितना जाएगा, 2 मोल से 98 ग्राम ना। H2SO4 2 मोल से 98 ग्राम जा रहा है, तो 1 मोल पास किया तो कितना होगा, 49 ग्राम कैथोड में, 49 ग्राम एनोड में, यही हुआ ना। ये बहुत आता है क्वेश्चन H2SO4 वाला। हाँ, तो मान लो कि 1 फैराडे चार्ज पास किया गया, तो कैथोडिक में भी तुम्हारा कितना हो गया, 49 ग्राम, एनोडिक में भी 49 ग्राम। ओवरऑल सेल रिएक्शन पूछता तो 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास सेल रिएक्शन के लिए क्या है, 98 ग्राम ना, तो 98 ग्राम ही जाता। अब मान लो 2 फैराडे चार्ज पास कर दें, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनोड में 1 मोल H2SO4 लॉस होगा, 98 ग्राम, कैथोड में भी 98 ग्राम, मतलब टोटल 2 मोल H2SO4 ना 196 ग्राम, 2 मोल से 196 ग्राम। या सेल रिएक्शन दिया जाए तो भी ठीक है, 2 मोल मतलब 2 फैराडे पास किया तो 2 इक्विवेलेंट H2SO4, बट सेल रिएक्शन का H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, 98, 98 इंटू 2। सोच लो, अभी क्लियर है।
तो लेट सेल इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जब भी पूछेगा H2SO4 का मास लॉस पूछेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। एन फैक्टर, हाँ एन फैक्टर ही पहले के लिए। अच्छा कंफ्यूजन आ गया, ठीक है तो लिख के बताओ तो। पहले केस में क्या हो गया है, पीबी प्लस H2SO4 क्या देगा, PbSO4 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 98/2 49। दूसरे में PbO2 प्लस H2SO4, H2SO4 तो उधर बनेगा ना, PbO2 प्लस 2H प्लस, जो 2H प्लस उधर से आया इधर जाएगा, प्लस H2SO4 gives out PbSO4 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ही है ना, तो एन फैक्टर कितना आएगा फिर, 98/2 49। मतलब तुम 1 फैराडे पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट सबका आएगा, तो 1 इक्विवेलेंट H2SO4 किधर से जाएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट से, एनोड से 1 इक्विवेलेंट मतलब 49 ग्राम निकल जाएगा, और कैथोड से भी कितना निकल जाएगा, 1 इक्विवेलेंट मतलब 49 ग्राम, मतलब 98। और ओवरऑल रिएक्शन दे दिया जाए, सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, PbA2 प्लस 2H2SO4, 2 मोल H2SO4 जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर 2 PbSO4 प्लस 2H2O। यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल H2SO4 है, यही था ना एन फैक्टर, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल H2SO4। एन फैक्टर क्या है, 1 मोल के लिए कितना आता है, वही एन फैक्टर है ना, हाँ, तो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 98/1 98 ग्राम, 98। मतलब तुम 1 फैराडे पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट आएगा, तो 1 इक्विवेलेंट मतलब 98 ग्राम ना, तो H2SO4 98 क्यों गया, इंडिविजुअली देखो 49 दोनों में गया है, 49 49। एन फैक्टर 2 था इसका, ये इक्विवेलेंट मास है H2SO4 का। मतलब 1 इक्विवेलेंट पास किया गया, 1 फैराडे, तब क्या हो गया, 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट व्हाट, H2SO4 49 ग्राम, और इसमें भी कितना हो जाएगा 49 ग्राम 1 फैराडे से। या फिर डायरेक्ट बोला जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर 1 था, इक्विवेलेंट मास इतना 1 था, तो सेल रिएक्शन 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट H2SO4 मतलब कितना, 98 ग्राम। तो कैसे भी कर सकते हो, दोनों का अलग अलग मान के करो या एक मान के करो। क्लियर हो गया सबको, कि इक्विवेलेंट मास ही नहीं याद आ रहा है। ओके क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या होता है, ये जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बंद करो तो इसमें भी तो ऑक्सीजन तुम्हारा करंट पास हो सकता है ना, ये भी तो रेडॉक्स रिएक्शन है ना फ्यूल सेल में। मतलब H2 हो गया और O2 रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन रेडॉक्स है। हाइड्रोजन क्या हो गया, 0 से प्लस बनता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया ना, तो ये दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पर रख दे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इसके इलेक्ट्रॉन को वायर से पास करा दो तो तुम्हें करंट मिल गया। तो ये बर्न करोगे तो बर्निंग में भी क्या हो रहा है, करंट मिल सकता है ना, तो उसी को फ्यूल सेल बोलते हैं। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूल सेल ही ले जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बंद करते हैं तो करंट भी मिलते रहता है, और H2O जो बनता है उसका ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर लेते हैं, वाटर में थोड़ा मिनरल्स ऐड करके वो ड्रिंक कर जाता है फिर वो। तो फ्यूल लाइक H2, CH4, C2H4 etc आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल करंट।
इफिशियंसी 70% दिया हुआ है। मेन होगा कि पॉल्यूशन फ्री होगा, हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा। अब इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है कि कैसे करना है। डेल्टा जी कितना होता है? हाँ, H2 एक ओर से पास किया गया और एक साइड से O2 को पास किया गया, बीच में NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया गया। यही है ना, तो H2 गैस और O2 गैस, तो H2 गैस क्या हो गया और H2O में चला गया ऑक्सीडाइज होकर, और O2 गैस भी OH माइनस में आ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2, यही दिया हुआ है ना। तो N फैक्टर देखो कितना हो गया अभी। हाँ, रिएक्शन में क्या हो गया कि सॉल्यूशन किसका है, NaOH का है। तो H2 तुम्हारा +1 में गया, तो H2 4OH माइनस से रिएक्ट करके H2O में चला गया। H2 तुम्हारा किस में जाएगा, H प्लस में कन्वर्ट हुआ, H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके तुरंत वाटर बन गया। रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 तो H प्लस में जाता है, तो 2H2 किस में जाएगा, 4H प्लस में बन गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 4OH माइनस पे दिया हुआ था, ये 4OH माइनस यहाँ से मिलकर क्या बन गया, 4 मोल ऑफ H2O। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो गया, ये 0 से +1 आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और एनोड का क्या होगा, O2 किस में जाता है तुम्हारा, O2 4 इलेक्ट्रॉन लेके 0 से -2 जाएगा, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 2 ऑक्साइड आयन आएगा ना ऐसे। तो 2 ऑक्साइड आयन कैसे लिखोगे यहाँ पे, ये 2 मोल H2O से रिएक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे 4 मोल OH माइनस करके लिख सकते हैं। रिएक्शन कैसे लिखा, क्लियर है ना। हाँ, यहाँ पे 4 मोल OH माइनस आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन। एन एन फैक्टर कितने का है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू 4 हो गया, ये है ना। इससे रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये दे दे कि कितना, इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारे पास, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। एन होगा ना 0 से +1। हाँ देखो तो, एक मिनट। ओके, हाँ तो ये वाला कर दोगे, H2 कितना हो गया, 0 से +1, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यही है ना। ऑक्सीजन का भी 0 से -2, तो 4 का आएगा। कई बार तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन लेना कितना है। ये क्लियर हो गया कैसे किया ना। अब देखो ये रिएक्शन में हुआ क्या, 4OH माइनस यदि तुम्हारा एनोड पे यूज हुआ है, तो 4OH माइनस कैथोड पे प्रोड्यूस भी हुआ है। तो NaOH का कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O ना। तो क्या क्या मेन पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम। दूसरा, 4 फैराडे से क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल O2 इज कंज्यूम एंड 2 मोल वाटर आएगा, यही होगा ना। N=4 आ गया ना, तो 4 फैराडे चार्ज पास करोगे तो 2 मोल वाटर बनेगा। ये इक्वेशन याद रहेगा लास्ट वाला, तो इससे मोल कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन कर लोगे। अब वो तुम्हें करंट दे देगा कि 4 फैराडे ना पास करके नंबर ऑफ फैराडे निकालना पड़ेगा, IT/F करके।
ITYF नहीं, ITY 9650 करके कितना फेराडेज आ गया, उतने फेराडेज से कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन और कितना वाटर बना, तो ये तो मोल कंसेप्ट से कर लोगे ना। नीचे दिया हुआ बाई 1 फेराडे क्या हो गया, हाफ मोल H2 और 1/4 मोल O2 और हाफ मोल H2O बना। ये क्लियर है सब मोल कंसेप्ट? ओके। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, वो तो ऑलवेज वही था, H2 से तो हाइड्रोजन का 1 ही आएगा और ऑक्सीजन का 8 ही आएगा, जब तक कि सुपर ऑक्साइड ना हो, पेरोक्साइड ना हो, तब तक तो एन फैक्टर ऑक्सीजन का तो 8 ही रहता है ना, 0 से -2 ही जाता है ऑक्साइड्स में। और इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर कितना आएगा, तो 4 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यही आया ना। 4 मोल से 2 मोल H2O, 4 फैराडे से, तो 1 फैराडे से 2/4, ये कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर 2 आ जाएगा ना। क्या था एन फैक्टर का फॉर्मूला, वो बताया था, करंट 4 इलेक्ट्रॉन बाई कोएफिशिएंट 2, इसका 4/1, इसका 4/2, ये 2 आ गया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 18/2, 9, इसका ये 2 ही रहेगा। ये 4 है ना, तो 32/4, 8, ये 2 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 2/2, 1। ऐसे किया था, K2Cr2O7 प्लस 14HCl 2KCl, IT का एक रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आने वाला, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, एन फैक्टर ऑफ HCl। ये क्वेश्चन याद होगा, मैंने बोला था कि 1 साल बाद पूछता हूँ, तो 1 साल तो नहीं हुआ अभी, 7-8 महीने तो हो गए, बता दो। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl या एन फैक्टर ऑफ HCl, वो भी चलेगा, एन फैक्टर ही बता दो। इसने रिवाइज किया होगा तुरंत आंसर करेगा।
ओके, कौशल, लोकेश, ऐश्वर्य, लोकेश, प्रणव, करेक्ट, 6/14 करेक्ट है। तो करना क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज देख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो गया, कुछ लोगों को याद है अभी। क्रोमियम +6 से किधर गया, +3, तो कितने का चेंज हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, -1 से 0। तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट है, इसका एन फैक्टर 6/1, इसका एन फैक्टर 6/14, इसका एन फैक्टर 6/2, इसका भी 6/2, इसका 6/3, और वाटर का कितना हो जाएगा, 6/7। यही करना था ना। हाँ, HCl का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 3/7 आ गया ना, तो 36.5 डिवाइडेड बाई 3/7। वाटर का पूछता तो 18/6/7। तो वही चीज यहाँ पे किया ना, इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, कोएफिशिएंट 2 1 2, इस तरह से करते हुए। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। सबको क्लियर है, नहीं कंसेप्ट, कुछ लोगों को याद है कि ऐसे करना था। हाँ, नेक्स्ट देखो, 2 साहिल है क्या, एस साहिल, एक उस पे होगा, दोनों वही है। हाँ साहिल, तुम्हारा 2 क्यों आ रहा प्रोफाइल, ओके, गिव्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। क्या हो जाता है, फॉर अ रिवर्सिबल सेल रिएक्शन, डी डेल्टा जी का वैल्यू कितना लिखोगे, डेल्टा वी डॉट डीपी डॉट डेल्टा एस डॉट डी टी। जी का वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लोग, वी डी पी माइनस एस डी टी। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डीपी का वैल्यू 0 कर दोगे, तो सिर्फ डी डेल्टा जी कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस डॉट डी टी, यही रहेगा ना। या एंट्रोपी चेंज कितना होता है, डेल्टा एस माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी, ये होता है एन एफ डी सेल बाई डी टी, ऐसा ही होता है ना। ये बोला था डेल्टा एस याद कर लेना, जो बोला था बुकलेट से करा दिया था। डी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोइफिशिएंट। एक तो ये बताया था कि डेल्टा एस याद कर लो, एन एफ डी सेल बाई डी टी। हाँ, डी सेल बाई डी टी टेम्परेचर डेल्टा एस आ गया, और डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा कितना था, माइनस एन एफ ई सेल। या तो ये पूछेगा, या डेल्टा एस, और एक हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां से कर लेना था ना। ये मालूम है, ये मालूम है, तो डेल्टा एच आ जाता है। इस पे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, वो आगे दिया हुआ है, कैलकुलेट कर दिया उसने। नेक्स्ट पेज पे देखो, डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया गया। डेल्टा जी कितना लिख दोगे, माइनस एन एफ ई, डेल्टा एच निकालना ही है, माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू एन एफ डी सेल बाई डी टी। तो डेल्टा एच का वैल्यू एन एफ टी डी सेल बाई डी टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट माइनस एन एफ ई सेल, ऐसे। ओके, ये पहले कर चुके हम लोग। ये इक्वेशन थोड़ा याद रखना है, देखो इस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब पूछते रहता है हर बार। कल भी किसी ने पूछा तो मुझे याद आ गया, दिखाता हूँ वो कहाँ पर है।
हाँ, मैंने एक क्वेश्चन भेजा तुम लोग को, देखो। ये आईआईटी में भी आया था 2 साल पहले। ओके, अटेम्प्टेड। 9.92 into 10⁸ ऐश्वर्य। ओके। हाँ, इसका यूज करना पड़ता है। तुम्हें क्या क्या डेटा गिवन है, देखो। आ, इस पे जाओगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। डी डेटा जी, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा वी डॉट डेल्टा पी कर सकते हैं हम लोग। और ये डेल्टा एस डॉट डेल्टा टी आया था, ये तो जीरो हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसी दो का वेरिएशन आएगा ना, तो डेल्टा जी गिवन है। चेंज इन मोलार वॉल्यूम निकाल दो। 1 मोल का वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 12 बाई डेंसिटी कर लो।
ये माइनस साइन, हाँ राइट। 12 बाई डेंसिटी ऑफ दूसरा, जो पहला का डेंसिटी था माइनस 12 ग्राम ले लो, डेंसिटी ऑफ दूसरा आ गया माइनस ये डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, ये डेल्टा जी। डेल्टा जी की बना तो इसका यूज करके आएगा ये। क्लियर हो गया? यहां से एक कंडक्टेंस वाला पार्ट बच जा रहा है। अभी किसका लेक्चर है? 9:30 ना, कुछ कर लें क्या? कितने बजे से किसका लेक्चर है? अच्छा 3 लेक्चर है तो चलो कोई नहीं, हटाओ।